नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया, मस्त। कैसी हुई आपकी ये टेक्निकल एजुकेशन वाली एग्ज़ाम? बढ़िया हुई होगी, क्योंकि अपने बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको मिले होंगे क्या, मिले हैं? ठीक है कि नहीं है? आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला जो है अपना टॉपिक वो ड्रग डिजाइन का है, सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स, थर्ड है आपका कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, और फिर है एंटी साइकोटिक ड्रग। ठीक है नहीं है? ये सारा कवर करने के बाद आपको यहां से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। लेकिन एक चीज रिक्वेस्ट है कि इससे पहले एक वीडियो है मेरा ड्रग्स का, वो ड्रग्स का वीडियो जरूर देखना। ठीक है नहीं है? उसको और इसको मिलाकर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पता लग जाएगा कि वो ड्रग्स का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं है? तो स्टार्ट करते हैं अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो देखो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ने जा रहे हो वो क्या है। आप जो पढ़ने जा रहे हो वो क्या है? वो है फार्मेकोलॉजी। क्या है भाई? फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी। और फार्मेकोलॉजी में क्या क्या पढ़ा जाता है, तो ध्यान रखना, आप यहां पे पढ़ोगे स्टडी ऑफ, पहली चीज ड्रग्स पढ़ोगे, बिल्कुल आपको ड्रग्स पढ़नी है। ठीक है नहीं है? सेकंड आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि इन ड्रग्स का अपनी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर क्या होता है। ठीक है भाई? थर्ड जो पढ़ना है वो ये है कि जो आपकी बॉडी है उसका रेस्पॉन्स क्या है उस ड्रग्स के प्रति, उस ड्रग्स के प्रति रेस्पॉन्स क्या है। ये 3 चीजें हैं जो किसमें पढ़ी जाती हैं, फार्मेकोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। अब फार्मेकोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा इस कोरोना काल में जो सबसे बड़ा जो चल रहा है वो फार्मेकोलॉजी ही चल रहा है। ठीक है नहीं है? वैक्सीन लगाई जा रही है और दवाई आ रही है कोरोना की वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें है ना। तो फार्मेकोलॉजी जो है आपकी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो फार्मेको काइनेटिक्स, एक फार्मेकोडायनेमिक्स। तो अपन पहले बात करेंगे किसकी, फार्मेकोडायनेमिक्स की, क्योंकि अपने सिलेबस में और जस्ट इंट्रोडक्शन करना है अपन को, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल इंट्रोडक्शन। क्योंकि ये 2 जो पार्ट है आपका फार्मेकोडायनेमिक वाला, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, और बनेगा तो लैंग्वेज से क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले अपन फार्मेकोडायनेमिक की बात करते हैं। ठीक है भाई? फार्मेकोडायनेमिक की बात करते हैं। देखो, फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है वो समझने की कोशिश करना। फार्मेकोडायनेमिक है कि जो आप ड्रग ले रहे हो, जो आप दवाई ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, ड्रग ले रहे हो, वो ड्रग उस बॉडी पर क्या इफेक्ट डालती है। तो अपन यहां पे एक चीज लिख देते हैं, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, बॉडी के ऊपर क्या डाल रहा है। ठीक है नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, सबसे पहले ये है कि छोटी सी बात है, फार्मेकोडायनेमिक को समझने के लिए कुछ बातें अपन को करनी होंगी। ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये फार्मेकोडायनेमिक में अपन पढ़ते हैं। ठीक है नहीं है? रेस्पॉन्स वगैरह जो पढ़ेंगे ना, बॉडी रेस्पॉन्स, वो काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जब मेडिसिन यूज में लेते हैं तो हम पहली चीज ये कि भाई मेडिसिन क्यों ले रहे हैं, वाई टेकिंग मेडिसिन। आप दवाई क्यों लेते हो, पहली चीज ये बताओ, सोचो एक बार। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, भाई मैं बीमार हूं, मेरे जुकाम लग गई, मेरे खांसी हो गई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे बॉडी पेन हो रहा है, इस कारण से मैं दवाई ले रहा हूं। ठीक है नहीं है? बहुत बढ़िया बात, आपने दवाई लेने का रीजन बता दिया साहब, क्यों आप दवाई ले रहे हो। अब ये बताओ कि दवाई लेने पर आपके साथ क्या हुआ, व्हाट हैपन व्हेन यू टेक मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आपके साथ क्या हुआ। आप कहोगे सर मेरा जुकाम खत्म हो गया, मेरे जो पेन था, बॉडी पेन, वो दर्द खत्म हो गया, मेरे पेट में जो दर्द हो रहा था वो खत्म हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पे ये जो है इफेक्ट है, व्हाट हैपन, तो ये इफेक्ट ऑफ मेडिसिन है।
क्या है भाई? इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन बोल दूं, ड्रग्स बोल दूं, ऑन बॉडी। तो ये जो इफेक्ट है ये दो प्रकार के होते हैं, बस ध्यान रखना, बस यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो इफेक्ट होते हैं, यानी कि ड्रग इफेक्ट की बात करेंगे अपन फार्माकोडायनेमिक्स में, है ना। ड्रग इफेक्ट की बात करेंगे। ड्रग्स इफेक्ट क्या है, दैट्स द इंपॉर्टेंट, बाकी का सब कोई मतलब नहीं है। तो अपने पास ड्रग इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो मनचाहे, एक फालतू अनमनचाहे, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है कि नहीं है। कैसे? तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो डिजायरेबल ड्रग इफेक्ट और एक है अनडिजायरेबल। टेंशन मत लो, इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी पीडीएफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप ध्यान रखो। डिजायरेबल इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपके कोई शरीर में कोई दिक्कत थी, आपने मेडिसिन ली, वो ठीक हो गई, वो डिजायरेबल। यानी कि आपने पैर दर्द के लिए मेडिसिन ली और पैर दर्द ठीक हो गया, वो डिजायरेबल। तो यहां पे तीन वर्ड आते हैं, डायग्नोसिस, ठीक है, सेकंड है प्रिवेंशन, और थर्ड है ट्रीटमेंट। समझ गए होगे तीनों वर्डों का मतलब क्या होता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आपकी जो बीमारी है उसको खोजा और उसको खत्म कर दिया, डायग्नोसिस। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि आपकी जो बीमारी थी उसका जड़ से निदान हो गया, प्रिवेंशन, बचाव हो गया उस बीमारी से। जैसे प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीनेशन हो रहा है ना, वैक्सीनेशन हो रहा है, ये प्रिवेंशन के लिए हो रहा है कि भाई कोरोना न हो आपको। समझ में आई बात। ट्रीटमेंट आप अच्छी तरह जान गए, आपकी बीमारी थी, आपने डायग्नोसिस किया, देन आफ्टर आपने क्या किया, ट्रीटमेंट किया। कई बार क्या होता है कि अपन जैसे लेते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिसिन, इम्यून रेस्पॉन्स को ठीक करने के लिए मेडिसिन लेते हैं ना, वो भी ट्रीटमेंट में ही आती हैं। यानी कि इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए आपकी बॉडी में, कि किसी के चलते चलते जुकाम खांसी हो जाती है, लेकिन एलर्जी है, तो एलर्जी को ठीक करने के लिए जो इम्यून रेस्पॉन्स को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो ट्रीटमेंट में ही आएगा, ठीक है कि नहीं है। यानी कि इंप्रूवमेंट कर रहा है वो। प्रिवेंशन का मतलब समझ गए होगे, बचाव करना है। बच्चों के लगते हैं टीके, 2-2 साल तक टीके लगते हैं, बीसीजी का लगता है नहीं लगता, पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, प्रिवेंशन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन जो है वो एक प्रकार का प्रिवेंशन है। जैसे टिटनेस के लिए टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगता, वो प्रिवेंशन के लिए ही है। समझ में आई बात। और अगर आपको एक बॉडी पेन हो रहा है, एक स्पेसिफाई जगह हो रहा है, जैसे पैर में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, सर में हो रहा है, तो वो डायग्नोसिस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है कि नहीं। अब आपका पैर टूट गया, मान लो फ्रैक्चर हो गया, तो वो ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है कि नहीं है। ठीक है। अनडिजायरेबल इफेक्ट में आएंगे आपके साइड इफेक्ट। जैसे मैंने अभी देखा कि मेरे अंकल कोरोना की वैक्सीन लगवा के आए थे, फर्स्ट और सेकंड दोनों की दोनों। तो साइड इफेक्ट के रूप में उनकी आंखें लाल रहने लगी, 2-3 दिन तक आंखें लाल थी। कईयों की देखा करो मेडिसिन लेते हैं तो शरीर पे चकते हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते, वो साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ, दवाइयों के साइड इफेक्ट। या किसी ने मान लो पैर दर्द की दवाई ली, पता लगा कि सर में दर्द होने लग गया उस दवाई से, ये होता है एक्चुअल में, ठीक है कि नहीं है। या फिर एडवर्स इफेक्ट, कोई उल्टा कार्यक्रम हो गया, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स का मतलब समझते हो, विपरीत इफेक्ट। या फिर कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, रिएक्शन कर जाती है ना दवाई, कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट हो गया भाई, वो वाली। तो ये एक्चुअल में ये चीजें जो हैं वो फार्माकोडायनेमिक में स्टडी की जाती हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो फार्माकोडायनेमिक्स में सबसे बढ़िया जो मेरे को लगा कि वैक्सीनेशन किसके लिए आती है, डायग्नोसिस के लिए आती है, ट्रीटमेंट के लिए आती है, प्रिवेंशन के लिए आती है। तो आपका जवाब क्या होगा? प्रिवेंशन। क्या भाई? स्किन एलर्जी ये है जो किस टाइप का है, डिजायरेबल इफेक्ट है या इनडिजायरेबल इफेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलें, अब देखो समझने की कोशिश करना। मैं आपको ड्रग्स पढ़ाऊंगा, 2 ड्रग्स है अपने पास, एक तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स है और एक कौन सी ड्रग्स है, एक है एंटीसाइकोटिक ड्रग। लेकिन इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिजीज क्या है,
डिजीज क्या होती है, और डिजीज को अपन कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यह डिजीज है, नहीं समझ में आई। और फिर बताऊंगा ड्रग्स क्या होती है, फिर ड्रग डिजाइन, और ड्रग डिजाइन के बाद में अपना एग्जाम्पल्स आ जाएंगे उसके, कार्डियोवैस्कुलर के इनके, ठीक है नहीं है। तो डिजीज क्या है, डिजीज एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, डिसऑर्डर। हाँ, डिसऑर्डर होता है जो ये मान के चलो कि आपकी बॉडी डिस्कंफर्ट महसूस करती है, वो आपका डिजीज कहलाएगा। अब उसमें कुछ भी मान लो आप, जैसे बैठने में आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है, पैरों में या कहीं और दर्द हो रहा है, तो वो डिजीज है एक तरीके से, ठीक है कि नहीं है। तो अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए डिसऑर्डर, कैसे करेंगे, ए डिसऑर्डर, ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन ए ह्यूमन। ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, प्लांट, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। हाँ, स्पेशली one that produces specific symptoms or that affect a specific location ऑर्गन बोल दूं बेस्ट है। अब जैसे मान लो कि किसी के कमर में दर्द हो रहा है तो डेफिनेट रूप से वो किडनी का दर्द है, किसी के छाती में दर्द हो रहा है तो वो हार्ट का दर्द है, यानी हार्ट डिजीज है उसके। किडनी का है तो किडनी डिजीज है, नहीं समझ में आई बात। अब किसी की गैस्ट्रिक रहती है, पेट में हमेशा ही दर्द रहता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो उसको स्टोमक का प्रॉब्लम है, डिजीज है स्टोमक की, ठीक है कि नहीं है। बहुत सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा नहीं है। तो आप डिजीज के बारे में समझ गए होगे, व्हाट इज द डिजीज। पर एक चीज़ ध्यान रखना, फिजिकल इंजरी डिजीज नहीं है। आपका एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सर फूट गया, वो डिजीज की कैटेगरी में नहीं आएगी, पहले कह रहा हूं। इसलिए ढंग से ध्यान रखना कि डिजीज क्या होती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब एक छोटी सी बात मैं जो करने जा रहा हूं वो समझना कि जब डिजीज होती है ना, कोई सी भी डिजीज हो, एनी डिजीज, कोई सी भी डिजीज, उस डिजीज का दो प्रकार के पैथोजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आउटर पैथोजन, एक हो सकता है इनर पैथोजन। या ये भी कह सकते हैं कि आउटर पैथोजन जो है वो इनर पैथोजन को एक्टिवेट करे, या ठीक है नहीं है, और इनर पैथोजन फिर आपको क्या दे, डिजीज दे। नहीं समझ में आई बात। या फिर आउटर पैथोजन जो है सीधा सीधा आपको डिजीज दे सकता है। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, पोलन ग्रेन, जो पेशेंट अस्थमेटिक होते हैं उनको पोलन ग्रेन से एलर्जी रहती है। क्या रहती है, एलर्जी रहती है, ठीक है नहीं। तो यह आउटर पैथोजन है। वायरस आउटर पैथोजन है, लेकिन वो क्या करता है, वायरस इनर पैथोजन को एक्टिवेट करता है। क्या, कैसे करेगा एक्टिवेट, वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। मान लो एक्चुअल में क्या होता है, देखो सुनो, आउटर पैथोजन जो है वो अपना कोरोना वायरस ही ले लो, कोरोना वायरस। अब ये कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस है। क्या है, आरएनए वायरस है। और ये आरएनए वायरस अपनी प्रोटीन से जाके जुड़ता है। क्या, किससे जुड़ता है, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, क्या है भाई, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ही तो है प्रोटीन, सीधी सी कहानी बोलूं। और ये जो आरएनए वायरस है इस एमिनो एसिड की सीक्वेंस को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है किसमें, ऑफ सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस आया, उसकी वजह से इसके, आपको पता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज, क्या बोल सकते हैं अपन, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन।
बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई? प्रोटीन की बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड डिस्टर्ब होती है तो बिल्कुल प्रोटीन का फंक्शन भी चेंज होएगा और प्रोटीन जो है रिवर्स फंक्शन शो करने लग जाएगी। नहीं समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जब इनर पैथोजन की बात करेंगे, भाई ये तो बाहर का पैथोजन था, प्रोटीन से जुड़ गया और ये सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड को डिस्टर्ब कर दिया, तो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड आपका इनर पैथोजन बन गया, ये इनर पैथोजन बन गया और इससे क्या होएगा? डिजीज होएगी। ठीक है कि नहीं है? या फिर अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जीन। भाई सीक्वेंस की बात करें तो जीन, अगर मान लो कि कोई पैथोजन ऐसा है जो जीन सीक्वेंस को चेंज कर दे, कोई पैथोजन ऐसा है जो जीन सीक्वेंस को क्या कर दे? अल्टर कर दे, तो जीन जिस ये जो एक्चुअल में जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम किसी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है कि नहीं है? उनमें जीन ही होते हैं और जीन ही आपके मतलब फंक्शंस को ऑपरेट करवाते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब समझने की कोशिश करना, एक इंसुलिन है, नाम सुना हुआ है? अब तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, आप लोगों के दिमाग में आ गया कि इंसुलिन का नाम ले रहा हूं तो मैं डेफिनेट रूप से डायबिटीज की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? डायबिटीज की। तो डायबिटीज में क्या होता है? पेशेंट का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? शुगर लेवल इंक्रीज होता है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि अपन जो बाहर से इंटेक ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, टूटता है, तो एक्चुअल में वो शुगर में टूटेगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है नहीं है? अब इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन इस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। काय में करती है? एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कुल मिला के बात ये है। ठीक है कि नहीं है? हां, इंसुलिन क्या करती है भाई? बात समझ में आई? इंसुलिन क्या करती है? इस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब होता क्या है कि अपनी बॉडी में एक जीन म्यूटेशन होता है और वहां पे बनता है आईएनएस जीन। ये आप याद रखना आईएनएस जीन के बारे में, क्योंकि डायबिटीज का क्वेश्चन आएगा आपके डेफिनेट रूप से और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। आईएनएस जीन क्या करेगा? आईएनएस जीन क्या करेगा? ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करेगा किसको? इंसुलिन को, कि इंसुलिन को बनने नहीं देगा, इंसुलिन को अपना फंक्शन शो करने नहीं देगा। जैसे इंसुलिन अपना फंक्शन नहीं करेगा तो शुगर का एनर्जी में कन्वर्जन बंद हो जाएगा। शुगर का एनर्जी में कन्वर्जन बंद हो जाएगा क्योंकि आईएनएस जीन ने क्या किया है बेटा? इंसुलिन के प्रोडक्शन को या इंसुलिन के लेवल को खराब कर दिया है, जिससे क्या होगा? शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और जो ये शुगर है, इस शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा और आपको क्या हो जाएगी? डायबिटीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायबिटीज हो जाएगी। तो ये तो आपको पता लगा ना क्या है क्या नहीं है। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ, तो डिजीज एक पर्टिकुलर पैथोजन से हो सकती है। पर्टिकुलर पैथोजन आपके एमिनो एसिड की सीक्वेंस चेंज कर सकता है या किसी जीन में ऑटोमेटिक म्यूटेशन हो जाए, कोई नया जीन बन जाए, जो जीन पहले काम कर रहा था, जो एंजाइम काम कर रहे थे, उन एंजाइम के फंक्शन को डिस्टर्ब करने लग जाए, तो डेफिनेट रूप से बॉडी फंक्शन जो है आपके डिस्टर्ब होंगे। और बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब होंगे तो इसका मतलब ये समझ जाना कि आपको क्या हो रहा है? आपको क्या हो रहा है? बीमारी हो रही है। ठीक है कि नहीं है? अब बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स की बात करते हैं। तो ड्रग्स जो हैं आपको पता है केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? और ये एक चीज ध्यान रखना कि ड्रग्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो 3 चीजों के लिए काम में आते हैं। पहला डायग्नोसिस बताया था, सेकंड ट्रीटमेंट और थर्ड है प्रिवेंशन। ऑब्वियसली, ठीक है कि नहीं है? यानी कि जो हमारी बॉडी में डिजीज या एबनॉर्मल कंडीशंस अराइजेज हो रही हैं, उनको डायग्नोसिस करने में, ट्रीटमेंट करने में और प्रिवेंशन करने में जो केमिकल सब्सटेंस यूज में आते हैं वो कहलाते हैं ड्रग्स। क्या कहलाते हैं? ड्रग्स कहलाते हैं भाई। कोई दिक्कत?
अब चलेंगे अपन कि भाई ड्रग्स कैसे बनाते हैं, ड्रग्स डिजाइन कैसे होती है। देखो इधर आराम से, अब बात करेंगे अपन ड्रग्स डिजाइन की, और यहां से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो आप ये मान लो कि ये ड्रग डिजाइन होती क्या है, इट इज द इन्वेंशन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू मेडिसिन बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट। देखो बहुत बढ़िया वर्ड मैंने समझाया आपको, जो मैंने क्या कहा है, क्या बोला है, इट इज द इन्वेंशन, इट इज इन्वेंशन, इनोवेटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू मेडिकेशंस बोल दो, मेडिसिन्स बोल दो, बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ ए बायोलॉजिकल टारगेट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या, कर लोगे आराम से। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमें ऐसा ड्रग डिजाइन करना है, ऐसा ड्रग डिजाइन करना है जिसका मिनिमम साइड इफेक्ट हो। क्या हो, बस दिमाग में एक चीज ध्यान रखना, ड्रग डिजाइन जब मैं पढ़ाऊं तो आपको यह ध्यान में रखना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हम ऐसी ड्रग बनाएं जिसका साइड इफेक्ट मिनिमम हो, न के बराबर हो। वो ड्रग बहुत बढ़िया मानी जाती है। सही है कि नहीं है। वैसे ऐसी कोई सी भी ड्रग नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। सभी ड्रग्स में क्या होता है, साइड इफेक्ट होता ही होता है। ठीक है भाई। अब जब ड्रग डिजाइन करते हैं तो दो मेथड अपन यूज में लेते हैं। देखो, एक तो ट्रेडिशनल ड्रग डिजाइन अपन यूज में लेते हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड लेते हैं। तो ट्रेडिशनल वाले में कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, मैन पावर ज्यादा लगता है, कॉस्टिंग उसकी ज्यादा आती है, इसलिए कोई मतलब वाली बात नहीं है। ट्रेडिशनल ड्रग डिजाइनिंग का कोई मतलब नहीं है। कैसे, मैं समझाता हूं आपको ट्रेडिशनल ड्रग डिजाइनिंग का। तो आपने क्या है, आपको पता लगा क्या, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रग डिजाइनिंग, आपको पता लगा कि एक प्लांट ऐसा है, वो प्लांट क्या कर रहा है, आपको एंटीवायरल एक्टिविटी दे रहा है, एंटीवायरल। तो आपको पता है कि प्लांट में जो है बहुत सारे के केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, फ्लेविनोइड, ट्रिपिनोइड, एल्किलॉइड वगैरह केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। अब इतने सारे के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से वो कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है आपको कि वो एंटीवायरल एक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है कि नहीं है, निकालना है। फिर निकालने के बाद आपने मान लो कि निकाल लिया, आपने मान लो कि वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। फिर उसकी स्ट्रक्चर आपको पहचाननी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड लगेगा। फिर उसकी सिंथेसिस प्लान करनी है, सिंथेसिस प्लान करनी है। और सिंथेसिस प्लान करने के बाद फिर जो कंपाउंड बनाया उसकी स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन करना है। ठीक है कि नहीं है। फिर उसकी एक्टिविटी चेक करवानी है कि भाई हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो ट्रेडिशनल ड्रग जो है डिजाइनिंग वो बहुत खराब है, ये मान के चलो आप। अब जो ड्रग डिजाइनिंग अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंप्यूटर बेस्ड। क्या पढ़ेंगे बेटा? CAD डिजाइन। तो एक तो छोटी छोटी ये चीज ध्यान रखना कि जैसे CAD क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है कि नहीं है। इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग। लिख लेना आराम से। क्या बोलते हैं बेटा? कंप्यूटर एडेड ड्रग। कोई दिक्कत? और इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो टारगेट, जिसको आप रिसेप्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रिसेप्टर। और एक होता है लिगेंड। बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज द लिगेंड, लिगेंड्स। ये दो चीजें होती हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या? तो लिगेंड हमें पता होनी चाहिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर, लिगेंड स्ट्रक्चर।
तो टारगेट तो अपना प्रोटीन लेगा, लिगेंड आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं है। अब इसको डिजाइन कैसे करेंगे वो डिजाइन मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो CAD है ये कितने प्रकार की होती है। ये 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार से इसको डिजाइन कर सकते हैं। कैसे? हाँ देखो इधर, प्रोटीन स्ट्रक्चर जिसको आपने टारगेट या रिसेप्टर का। दूसरा है आपका कौन सा भाई? लिगेंड स्ट्रक्चर। कौन सी? लिगेंड स्ट्रक्चर। लिगेंड स्ट्रक्चर अभी समझा दूंगा मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है नहीं है। अब ये समझना कि अगर लिगेंड स्ट्रक्चर अपने पास 2 केस होंगे, या तो अपने पास रहे नॉन, पता है अपन को लिगेंड स्ट्रक्चर क्या है, या फिर अननोन। 2 चीज हो सकती है, नॉन अननोन, ठीक है नहीं है। हाँ, और प्रोटीन स्ट्रक्चर भी अपने पास 2 प्रकार की हो सकती है, नॉन और अननोन हो सकती है। प्रोटीन स्ट्रक्चर भी अपने पास कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। तो अगर दोनों चीज अपन को नॉन है, प्रोटीन स्ट्रक्चर भी आपकी नॉन है और लिगेंड स्ट्रक्चर भी नॉन है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन। आपको 4 क्वेश्चन दे दिए मैंने यहां पे, स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन पूछेगा वो, ठीक है नहीं है। कि भैया अगर आपका टारगेट आपको पता है कौन है, लिगेंड आपको पता है कौन है, तो उस टेक्निक को अपन क्या बोलेंगे, कौन सी डिजाइन बोलेंगे कंप्यूटर एडेड में? तो आप बोलोगे स्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक है नहीं है। अगर मान लो कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर अननोन है और लिगेंड स्ट्रक्चर नोन है, तो आप बोलोगे किसके बेस पे चल रहे हो आप? लिगेंड के बेस के ऊपर, तो इसको बोलेंगे लिगेंड बेस्ड डिजाइन। कर लोगे भाई? कोई दिक्कत? और अगर मान लो कि प्रोटीन आपकी नोन है और लिगेंड आपका अननोन है, तो आप किसके हिसाब से चलोगे? आप चलोगे प्रोटीन बेस्ड। किसके बेस्ड चलोगे? प्रोटीन बेस्ड डिजाइन। और इसको स्पेसिफाई नाम दिया गया है अपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, इसको कहा गया डी नोवो डिजाइन। अब ये डी नोवो पूछा जाएगा आपसे, आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये डी नोवो डिजाइन होता है कब? जब प्रोटीन आपका नोन हो और लिगेंड अननोन हो, ठीक है नहीं है। और अगर दोनों अननोन हो तो ये भैया लाइब्रेरी डिजाइन कहलाएगा। कौन सा डिजाइन कहलाएगा? लाइब्रेरी डिजाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा आपको? देखो बताओ, डी नोवो लगा कि नहीं लगा? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं है। कोई दिक्कत? अब मैं एक बार पूरी प्रोसेस आपको बता सकता हूं मैं, फिर उसके बाद अपन 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या ही डिजीज आई, बीमारी कि क्या डिजीज है साहब? सांस लेने में दिक्कत है, जुकाम हो रही है, खांसी हो रही है, पता ही नहीं लग रहा कैसे हो रही है, ठीक है नहीं है। तो आपने सबसे पहले टारगेट आइडेंटिफाई किया। जरूरी है टारगेट आइडेंटिफाई करना। टारगेट का मतलब प्रोटीन आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी प्रोटीन है जो ये डिजीज कोज कर रही है, या कौन सी प्रोटीन में प्रोटीन के एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो गया है, ठीक है नहीं है। यानी कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन के बाद में आप प्रोटीन सीक्वेंस को चेक करोगे। किसको चेक करोगे बेटा? प्रोटीन सीक्वेंस को। प्रोटीन सीक्वेंस को चेक करने के बाद में आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन हो जाएगा इसका। यानी कि आपको नहीं हुआ है तो कर लो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, कर लो इस प्रोटीन का डिटर्मिनेशन। जैसे ही हुआ वैसे ही आपको क्या है भाई, ये पता लगाना है कि उसकी सीक्वेंस कहां डिस्टर्ब हुई। तो इसको अपन बोलते हैं प्रोटीन, अगर प्रोटीन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस डिस्टर्ब हुई है तो इसका एक नाम है प्रोटीन इंट्रेंसिक डिसऑर्डर। आपने पता कर लिया भाई कौन से नंबर का एमिनो एसिड रिप्लेस हुआ है, या कौन से नंबर का एमिनो एसिड लापता हुआ है, या क्या है। तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया भाई, उस एमिनो एसिड का पता लगा लिया। फिर आप उस एमिनो एसिड का पता लगा रहे हो, सीक्वेंस का आपको पता लग गया कि कहां पे डिसऑर्डर हो सकता है या कहां डिसऑर्डर हुआ है। फिर उसके लिए आप लिगेंड को सर्च करना स्टार्ट करोगे। क्या करोगे? सर्चिंग ऑफ लिगेंड। सर्चिंग एंड स्क्रीनिंग दोनों ले लो। स्क्रीनिंग ऑफ लिगेंड लेना पड़ेगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। और उसके बाद आप क्या करोगे? आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किसको ये ड्रग दोगे, क्योंकि ड्रग बन चुकी है यहां पे।
यहाँ तक ड्रग बन चुकी है, लिगेंड से बाइंड करवा दोगे तो ड्रग बन जाएगी, ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो आप फिर कैंडिडेट सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट ड्रग कैंडिडेट। आपको कुछ नहीं करना बेटा, सब कंप्यूटर करता है, आप तो देखते जाओ बस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर चलेगा आपका क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल्स, और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद में आपको क्या मिलेगी, ड्रग मिलेगी। थोड़ा सा लंबा हो गया ना प्रोसेस, ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो 1 बाय 1 अपन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें डिजीज का पता लगा कि ये डिजीज है, फिर हमें पता लगा कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन करना है अपन को। टारगेट आइडेंटिफिकेशन होते ही, यानी कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है कि नहीं है, कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आपने पता लगाया प्रोटीन सीक्वेंस का, आप प्रोटीन सीक्वेंस का पता लगा लिया आपने। जब एमिनो एसिड पढ़ाया था तो प्रोटीन सीक्वेंस डिटर्मिनेशन करने का मेथड बताया था ना आपको, वही काम में आते हैं, नए मेथड नहीं है। और फिर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के बाद में हमने ये देखा कि कहाँ पे डिसऑर्डर हो सकता है, कहाँ पे म्यूटेशन हो सकता है। वो म्यूटेशन जिस जगह पे पाया गया उसको क्या कहा गया, प्रोटीन इंट्रिंसिक डिसऑर्डर। उसके बाद हमने प्रोटीन इंट्रिंसिक डिसऑर्डर पता करने के बाद स्क्रीनिंग और सर्चिंग की लिगेंड की, और फिर हमने सेलेक्ट किया ड्रग कैंडिडेट, और फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर आए। क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर आते ही कंप्लीट होते ही हमें क्या मिल जाएगी, ड्रग या वैक्सीन मिल जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे आप। हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजी है वो ध्यान रखना आप, पहले कह रहा हूं मैं, ठीक है नहीं है। सबसे पहले अपन बेसिक बातें जो काम की है वो कर लेता हूं, बाकी की करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है नहीं है। अब देखो इधर टारगेट आइडेंटिफिकेशन आपने किया, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया, यानी कि आपने क्या चेक कर लिया कि कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, कौन से जीन में म्यूटेशन हुआ, कहां हुआ, क्या नहीं है, ठीक है नहीं है। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, तो भैया इसके लिए NCBI चेक करना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर पे जाओ, NCBI डालो और देखो क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये ही आएंगे आपके आरपीएससी में। आरपीएससी की यही औकात है, ये क्या दे सकती है ज्यादा ज्यादा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ठीक है नहीं है। आपको वहां से लिटरेचर पढ़ना होगा, यहाँ पे लिटरेचर है, वो लिटरेचर पता पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पता लगेगा कि कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लो कि डायबिटीज किसी की हो रही है, शुगर लेवल ऊपर जा रहा है, मान लो कि वो शुगर लेवल डेली चेक कर रहा है, शुगर लेवल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, NCBI की साइट खोलोगे, वहां पे लिखोगे डायबिटीज या शुगर लेवल हाई, तो वो बता देगा कि ये जीन रेस्पॉन्सिबल है। कोई दिक्कत। अब इस कोरोना वायरस में क्या हुआ है, कोरोना वायरस की वैक्सीन तो अपने पास पहले से ही मौजूद थी, बस ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में अपन को टाइम लग गया। क्यों, अपन ने क्या किया, सर्दी खांसी जुकाम तो सदियों से होती आई है, और कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, वो जीन तो अपने को कोई 50 साल पहले पता लग गया था कि ये जीन रेस्पॉन्सिबल है जुकाम खांसी सर्दी के लिए। बस उस जीन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसमें म्यूटेशन नहीं हो, इस टाइप की अपन ने दवा बनाई है। ये दवा क्या करती है, कोरोना वायरस के आरएनए स्ट्रैंड को अपने प्रोटीन के साथ जुड़ने नहीं देती एक्चुअल में, और जुड़ भी जाए तो उसका मतलब रिएक्शन शो होने नहीं देती कि ये अपनी मतलब एड्रेसिव इफेक्ट शो करे, वो नहीं होने देती, ठीक है नहीं है। हाँ, तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, वो हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पता है, ठीक है नहीं। किसी के स्किन पे रेड स्पॉट हो गए, चकते हो गए, तो उसका कैसे पता लगाएगा आदमी, पता है उसके ऊपर स्टडी हो चुकी पहले कि चकते इस कारण से हो रहे हैं, तो कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है ये भी पता लग जाएगा। तो कौन देगा, NCBI देगी। कौन देगा, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है नहीं है। उसके बाद में हम प्रोटीन सीक्वेंस की बात करेंगे,
तो प्रोटीन सीक्वेंस जो है, हाँ ये पूछा जाएगा, जीन बैंक से आप पता कर सकते हो। जीन बैंक होते हैं वही ऑनलाइन, उनसे पता लगा सकते हो। फास्टा से पता लगा सकते हो, ये नाम याद रखना, प्रोटीन सीक्वेंस, जीन बैंक और फास्टा से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत? हाँ, फिर हमें चूज करना होता है मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म, मॉडल ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हो गया, अब ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि कोई क्रिएटिन रिलेटेड, क्रिएटिन प्रोटीन जानते हो ना, नाखून, नेल वगैरह ये वो, और अपनी प्रोटीन सीक्वेंस, अपनी जो क्रिएटिन प्रोटीन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है साहब, अब उसके लिए हमें दवाई बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म सर्च करेंगे। रेट हो सकता है, मंकी हो सकता है, मंकी हो सकता है, डंकी हो सकता है, कुछ भी मान लो यार, जो इजीली अवेलेबल हो जाए, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं है? हाँ, उसकी हम चेक करते हैं कि अपना प्रोटीन किसके साथ मैक्सिमम मैच कर रहा है। समझ में आई? मैच किसके साथ कर रहा है। तो इसके लिए बहुत बड़ा डाटाबेस है, जितने भी एनिमल्स हैं अपने पास, उन सब का डाटाबेस है अपने पास, एक एक प्रोटीन का पता है, सारी एनिमलों का, जितने भी एनिमल है। ठीक है कि नहीं है? वो कैसे पता है? हमारे पास है ब्लास्ट। क्या है बेटा? ब्लास्ट। ये ब्लास्ट की फुल फॉर्म पूछेगा, बेसिक टूल, बेसिक लोकल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सर्च टूल, सर्च टूल। ब्लास्ट की फुल फॉर्म है ये भैया, क्या है? बेसिक लोकल अलाइनमेंट टूल। इससे पता लग जाता है कि किस, अपनी कौन सी चीज जिसमें हमारी अपने डिजीज आ रही है, वो जो प्रोटीन हमने पहले जीन रेस्पॉन्सिबल हमने पता लगा लिया, वो जीन किसके साथ मैच कर रहा है, वो ब्लास्ट से अपन मैचिंग करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब ब्लास्ट से जैसे ही हुआ तो हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो इसका भी डाटाबेस है अपने पास, उससे अपन इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है नहीं है? और फिर आता है आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, कि जो प्रोटीन हम खोज रहे हैं उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है नहीं है? तो आपको पता है 1 डिग्री स्ट्रक्चर होती है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर होती है, 3 डिग्री होती है। हमें किसको पता लगाना है भाई? 3 डिग्री का। ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, कि ड्रग डिजाइन में कौन सी प्रोटीन स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है नहीं है? और इसके लिए प्रोटीन डाटा बुक है, पीडीबी, जिसका नाम है रेसमोल। क्या है? रेसमोल सॉफ्टवेयर आता है ये एक, रेसमोल के नाम से। वहाँ पे प्रोटीन डाटा बुक है पूरी की पूरी, और प्रोटीन डाटा बुक से हम पता लगा देंगे कि अपने पास जो है, ठीक है कि नहीं है, जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। फिर उसके बाद में हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ प्रोटीन में लोचा हुआ है, कहाँ गड़बड़ हुआ है, वो प्रोटीन इंट्रिंसिक डिसऑर्डर का कैसे पता लगाएंगे। हाँ भाई, डिसऑर्डर का कैसे पता लगाएंगे? कैविटी टाइप में होती है एक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है। DISE, एक तो ये रहा डेसिम्बल, एक है ग्लोब प्रोट, तीसरा है RON, RON, और एक है PRDOS। ये सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे। अब कौन सा सॉफ्टवेयर अपने इंडिया में काम में लिया जाता है, कौन सा बाहर में लिया जाता है, पता नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल ईजी है। बस ये ध्यान रखना कि प्रोटीन डिसऑर्डर का इन सॉफ्टवेयर से पता लगाते हैं अपन, कि यहाँ पे जैसे मान लो कि एक प्रोटीन की एक वो है सीक्वेंस है, ABC ऐसे मान लो कोई सीक्वेंस है, और हमें पता लगा कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो जहाँ का जो अमीनो एसिड है सबसे अनस्टेबल होगा या वीकली बाउंडेड होएगा, वहीं पे आपको पता लग जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं कि कहाँ का अमीनो एसिड वोलेटाइल नेचर का है, खिसक जाता है अपनी जगह से। कैविटी का पता कौन लगाएगा भाई? ये 4 सॉफ्टवेयर लगाते हैं। कोई नहीं पूछेगा, सॉफ्टवेयर को छोड़ देना इनको, ठीक है नहीं है? फिर आता है सर्चिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ लिगेंड।
ऑफ लिगेंड। अब मैं ये फिर कहूँगा कंप्यूटर बेस्ड है, तो भैया कंप्यूटर पे चले हैं अपन पब गेम के नाम से। ये तो जो भी रिसर्च स्कॉलर है वो सब जानते हैं, पब गेम सबसे बेस्ट है लिगेंड सर्चिंग के लिए और स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है कि नहीं है? हाँ, ये ओपन डाटा बेस होता है, पूरा का पूरा ओपन होता है। ये NIH नेशनल इंस्टीट्यूट पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है नहीं है? तो इसके लिए जरूरी है अपन को लिगेंड सर्चिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग रूल है कुछ, लिपिंस्की रूल्स ऑफ 5। जब भी लिगेंड आप स्क्रीनिंग कर रहे हो लिगेंड की, तो आप ध्यान रखना है 4 रूल है। ये 4 रूल आपको पूछे जा सकते हैं। 4 रूल है। अब बोलोगे सर 5 क्यों लिख दिया? अभी समझाऊंगा 5 क्यों लिखा है मैंने। ठीक है नहीं है? पहला नियम समझो। पहला नियम है नो मोर देन 5 H बॉन्ड डोनर, यानी लिगेंड के पास 5 से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है ना, 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरा, ठीक है कि नहीं है? हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि उसका मोलिकुलर जो मास है, मोलिकुलर मास है वो लेस देन 500 डाल्टन होना चाहिए। इजी है, घबराओ मत, बिल्कुल इजी है। फोर्थ, log P जो है वो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये log P क्या है? log P नॉट ग्रेटर देन 5। अब हाँ, log P ये वही मेडिसिन से रिलेटेड है, जो रिसर्च स्कॉलर है वो उनको पता है log P क्या है, और ज़्यादा किसी को पता भी नहीं रखना है। आप तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। अब 5 का क्या लफड़ा है? देखो ये 5 है, ये 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है, और ये भी 5 है, इसलिए इसको 5 बोला है अपन ने। ठीक है कि नहीं? जैसे ही अपनी स्क्रीनिंग हो जाती है, ठीक है कि नहीं है, स्क्रीनिंग हो जाती है, उसके बाद ड्रग कैंडिडेट अपन सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, क्या भाई? सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट ठीक है नहीं है? ड्रग कैंडिडेट का मतलब ये हो गया कि आपको डॉकिंग करवानी है। डॉकिंग का मतलब समझते हो? लिगेंड और टारगेट को जोड़ना है, तभी तो इफेक्टिवनेस पता लगेगी। तो टारगेट आपने लिया भैया, टारगेट आपने लिया, आपने लिगेंड लिया, आपने मोलिकुलर डॉकिंग करवाई, तो यहां पे जब मोलिकुलर डॉकिंग होगी तो आपको पता है अच्छी तरह मास डिफेक्ट आएगा। मास डिफेक्ट से क्या आएगी भैया? बाइंडिंग एनर्जी। क्या आएगी? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है? और ये डॉकिंग, मोलिकुलर डॉकिंग तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये ड्रग, मतलब यहीं पे अपन डॉकिंग करवाई, इसके आगे की प्रोसेस नहीं बढ़ाएंगे भाई। बाइंडिंग एनर्जी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है कि नहीं है? चले भाई, कोई दिक्कत? अब देखो इधर क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करेंगे अपन लास्ट। किसकी बात करेंगे? क्लिनिकल ट्रायल्स की। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है बहुत लंबे काम है, मतलब ये मान के चलो कि 7 से 8 साल लगते हैं इसमें, क्लिनिकल ट्रायल में। ठीक है कि नहीं है? अब क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है? देखो पहला पॉइंट ढंग से समझ लेना, क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है? बहुत सारे फेज होते हैं, 7 फेज होते हैं इसमें। पहला फेज है सिंथेसिस, कि आपने उसका सिंथेसिस किया कि नहीं, अभी तक कर लिया ना सिंथेसिस अपन ने, या आइसोलेशन ऑफ जो ड्रग या कंपाउंड अपन यूज में ले रहे हैं वो। ठीक है कि नहीं है? दूसरे नंबर का प्री क्लिनिकल स्टडीज। क्या भाई? प्री क्लिनिकल स्टडीज। सुनो आराम से, क्या है प्री क्लिनिकल स्टडीज? क्या है वो अपन को देखना है। आपने स्क्रीनिंग करवाई, बिल्कुल करवा दी साहब। आपके ड्रग की आपने इवोल्यूशन किया, करवाया साहब, इवोल्यूशन भी करवाया। आपने फार्माकोकाइनेटिक अप्लाई की, बिल्कुल की साहब, फार्माकोकाइनेटिक आपने अप्लाई की। और चौथा, शॉर्ट टर्म टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी की नहीं की? बोले साहब वो भी कर ली। शॉर्ट टर्म टॉक्सिक
टॉक्सिसिटी इफेक्ट, टॉक्सिसिटी स्टडीज वो भी की नहीं की, कर ली। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक आपको करना है, यहां तक आपको देखना है। ये प्री क्लिनिकल स्टडीज होती है, अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तो स्टडी की है अपन ने केवल और केवल। अब देखो आगे क्या होता है। तीसरी स्टेप जो है वो है स्क्रूटिंग की। क्या है? स्क्रूटिंग एंड ग्रांट। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ चाइना, जो भी जिस गवर्नमेंट के अधीन हो आप, कि भाई क्लिनिकल ट्रायल के लिए आप परमिशंस दे दो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब वहां से या तो मिलेगा आपको नो मिलेगा तो आप घर बैठ जाओगे, और यस मिलेगा तो आप शुरू हो जाओगे। क्या हो जाओगे? शुरू हो जाओगे। तो शुरू होते ही क्या होगा, सुनो। अब शुरू होते ही आपकी फेज 1 स्टार्ट होगी। शुरू होते ही आपकी फेज 1 स्टार्ट होगी। फेज 1 क्या है वो सुनो। फेज 1, फर्स्ट फेज में होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि आपको ट्रायल्स किसके ऊपर करने हैं? एनिमल्स के ऊपर। किसके ऊपर करने हैं भैया? एनिमल्स के ऊपर कर रहे हैं। क्या करने हैं? समझ गए क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या? और जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपको फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमिकल्स, बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल कंपाउंड्स की जरूरत पड़ेगी, जो एनिमल्स के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि ड्रग्स की जरूरत पड़ेगी। कुल मिला के बात ये, ठीक है कि नहीं है? ठीक है भाई। एनिमल्स में आपने आराम से चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, जितने भी मॉडिफिकेशन ड्रग्स में करने थे वो सारे कर लिया आपने। उसके बाद होती है फेज 2। फेज 2 में चलेगा आपका क्लिनिकल ट्रायल। ये असली ट्रायल है, और इसमें भी अलग अलग फेज होती है। जैसे ही आपने क्लिनिकल ट्रायल किया तो क्लिनिकल ट्रायल में आप पहले लगभग 100 to 200 वॉलंटियर को यूज में लेते हो, फिर थोड़ा दायरा बढ़ाते हो आप, ये 1000 से 5000 हो जाएगा फिर, और फिर लाखों लोगों के ऊपर आप इसको ट्रायल करते हो। मतलब ये मान के चलो कि 20,000 से 25,000 आदमियों के ऊपर आपको ये ट्रायल करना है, हर एज ग्रुप के। ये क्लिनिकल ट्रायल के वो होते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, हाँ आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्या क्या चेक करना है। आपको चेक करना है साइड इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इन हेल्दी वॉलंटियर एंड टॉलरेबिलिटी आपको चेक करनी है। साइड इफेक्ट इन हेल्दी वॉलंटियर, ठीक है। और उनकी टॉलरेबिलिटी चेक करनी है। क्या करनी है? टॉलरेबिलिटी, कि वो दवाई के साइड इफेक्ट को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, पहली चीज तो ये। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक है भाई। और फिर हमको दूसरा जो है इसमें सेकंड फेज आएगा आपका, वो करना है स्मॉल स्केल ट्रायल्स करने हैं इन पेशेंट्स टू असेस एफिशिएंसी बोल दो, एफिशिएंसी बोल दो, एंड डोजेज। अब हमें कैसे पता लगेगा भाई कितनी डोज देनी है? तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल पेशेंट लेके आएंगे ओरिजिनल, और स्मॉल स्केल पर लेंगे वो पेशेंट, उनके ऊपर ट्रायल करनी है। आपने देखो फेज 1 में आपने साइड इफेक्ट चेक कर लिए कितनों में, इतनों में। अब अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए पेशेंट। अब अपन को क्या चाहिए भैया? पेशेंट चाहिए। तो पेशेंट लेके आ रहे हैं अपन, ले आए, और उनसे पता लगे कि भाई कितनी एफिशिएंसी है और कितनी डोज अपन को देनी है। भाई 2 mg देनी है, 5 mg देनी है, और साथ में ये देखना है लॉन्ग टर्म। कौन सा टर्म? लॉन्ग टर्म टॉक्सिकोलॉजी को भी आपको चेक करना है, कि साल 2 साल बाद में कोई
साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे, ठीक है नहीं है कोई दिक्कत, हाँ ठीक है भाई। फिर आपको करना है यही चीज लार्ज स्केल पे करनी है, लार्ज स्केल कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, यानी कि ये यहां पे आ गया मामला, समझ में आ गई। लार्ज स्केल करने हैं, लार्ज स्केल करने के बाद में, लार्ज स्केल करने के बाद में आपका आएगा रिव्यू, कि आप जो रिजल्ट दे रहे हो उनका रिव्यू करो, एंड मार्केटिंग की परमिशन लो, कहीं की लो कि हाँ भाई ये दवाई हमने बना ली है, ये इसकी इफेक्ट है, देख लो, रिव्यू कर लो, और अब हम इस दवाई को मार्केट में उतारना चाहते हैं। उतार दिया मार्केट में, मार्केट में उतारने के 2-3 साल बाद में, 2 से 3 साल बाद में फिर होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ये लास्ट स्टेप है इसका, मार्केटिंग सर्विलेंस। सर्विलेंस ये क्या बताता है, ये क्या बताता है कि जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, अब ऐसे तो है नहीं 10-5 दिन में साइड इफेक्ट आ जाएंगे। अगर मान लो कि कोई दवाई लिया आपने, आपकी किडनी के ऊपर उसने इफेक्ट डाला, तो वो 1-2 दिन में तो इफेक्ट शो करेगा नहीं, वो करेगा 3-4 साल बाद में इफेक्ट शो, सही है कि नहीं है। तो 3-4 साल बाद में आपकी जो दवाई चल रही है मार्केट में, उसका मार्केट रिव्यू लिया जाता है, सर्विलेंस किया जाता है कि ये दवाई कितने साइड इफेक्ट छोड़ रही है, कितने साइड इफेक्ट इसके हैं। तो अगर वो उस मार्केट सर्विलेंस में फेल हो जाती है, मान लो कि फेल हो गई, तो आपकी दवाई जो है, मेडिसिन जो है, वो बैंड हो जाएगी। आप अखबार में नहीं पढ़ते कि ये बैन हो गई यहाँ पे इंडिया में, ये बैन हो गई, ये बैन हो गई, ये मेडिसिन बैन हो गई, तो इसीलिए बैन हो जाती हैं क्योंकि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में वो फेल हो जाती हैं। अगर पास हो जाती हैं तो आपका प्रोडक्शन जारी रहेगा, आप दवाई बेच सकते हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे यहाँ तक। तो ये अपना ड्रग क्या बोलते हैं, ड्रग डिजाइनिंग का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था। अब जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे 2 ड्रग के ऊपर, पहला एंटीसाइकोटिक ड्रग और दूसरा कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। देखो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो सबसे पहले ड्रग से पढ़ने से पहले हमें ये पता करना होगा कि डिजीज क्या है, बस यहीं पे है सारा, है ना। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहाँ काम में आती हैं, जिनको साइकोसिस की प्रॉब्लम हो, किसकी हो, साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब पागलपन, साइको जिसमें पागलपन हो, रात को नींद नहीं आना लेट तक, या सोना ही नहीं, अजीब अजीब बातें करना, अजीब गरीब मिलते हैं ऐसे कई, डबल डबल दिखना, हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूसिनेशन, डिल्यूशन, जो है नहीं वो दिखाई देना, यानी कि दिमाग में लोचा हो जाना। कुल मिला के बात ये है। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी हुई है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब एक्चुअल में होता क्या है, जब आदमी, जब व्यक्ति, आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो उसके जीवन में, स्ट्रेस या कोई डिप्रेशन हो या कुछ और चीज़ें हो जाएं जिस कारण से वो उस काम को नहीं कर पा रहा परफेक्ट तरीके से, जो काम उसने लिया है, ठीक नहीं है, तो उस कारण से अपने शरीर में डोपामीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब डोपामीन क्या है, ये वो केमिकल है जो अपने मेंटल लेवल को परफेक्ट रखता है। डोपामीन का परफेक्ट लेवल आपके मेंटल लेवल को बढ़िया रखेगा। अगर डोपामीन बढ़ गया, डोपामीन इंक्रीज हो गया तो गड़बड़ काम है, इंक्रीजेज, है ना। तो वही चीजें साइकोसिस, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूशन, ये चीजें होने लग जाती हैं। ऐसी चीजें जो होती नहीं है वो दिखाई देती है, पागलपंती के दौरे पड़ते हैं, पूछो मत क्या क्या होता है। अगर मान लो कि डोपामीन की कंसंट्रेशन डिक्रीजेज होती है, तो एक फेमस डिजीज पाई जाती है जिसको कहा गया है पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज जो होती है आपकी,
उसमें डोपामीन का लेवल बहुत गिर जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है अपने लिए, बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि डोपामीन की कंसंट्रेशन कम होने से क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है, पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज किस, हाँ, अब ये ध्यान रखना, दिस कंडीशन कभी भी आपका क्योर नहीं हो सकता। बस आपको तो यही ध्यान में रखना है कि डोपामीन का लेवल कम नहीं हो, ठीक है नहीं है। अब ये होता क्या, कैसा है, ये एक्चुअल में कहा जाता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है नहीं है, उसका मूवमेंट थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है ना, ट्रीमोर्स डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्रीमोर्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो नर्व सेल डैमेज होती है ब्रेन की, जिसके कारण से आपका डोपामीन लेवल कम हो जाता है और पार्किंसंस डिजीज डेवलप हो जाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है भाई। अब जो ड्रग्स हैं अपनी, कौन सी, एंटी साइकोटिक ड्रग, इनको दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक तो टिपिकल एंटी साइकोटिक और एक है एटिपिकल। तो पहले टिपिकल की बात कर लेते हैं। टिपिकल, टिपिकल का मतलब पुरानी, एंटी साइकोटिक ड्रग, साइकोटिक ड्रग, टिपिकल का मतलब पुरानी। पुरानी दवाई वो जिनके साइड इफेक्ट ज्यादा थे, ठीक है नहीं, यानी ईपीएस आई था उनका, ईपीएस आई था। ईपीएस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। क्या है भाई, नाम याद रखना, क्या है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। ये पूछा जाएगा फुल फॉर्म, ईपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ईपीएस ई की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि साइड इफेक्ट ज्यादा थे, ठीक है नहीं है। अब ये भी दो प्रकार की थी, एक तो कहलाती थी आपकी लो पोटेंसी, लो पोटेंसी, लो पोटेंसी, इसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। और एक थी हाई पोटेंसी, हाई पोटेंसी, पोटेंसी, हाई पोटेंसी, सेकंड जनरेशन, ठीक है भाई, सेकंड जनरेशन। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो बता देता हूं मैं। पहले फर्स्ट सेकंड जनरेशन की बात करेंगे, फिर अपन अलग तरीके से आएंगे, ठीक है भाई। हाँ, तो इनके नाम है, लो पोटेंसी वाले को तो देख लो आराम से। लो पोटेंसी वाली का नाम है क्लोर प्रोमेजिन, ठीक है भाई, यानी कि एजीन जिसके नाम में आ गया ना, वो आपका लो पोटेंसी है, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है। एजीन, 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 हाँ, एक्सेप्शन बताऊंगा, इसका टेंशन क्यों ले रहे हो। प्रो क्लोरोफेराजिन, ये दूसरा है। फिर है थायोरिडेजिन, ये लो पोटेंसी के एग्जाम्पल है। हाई पोटेंसी के एग्जाम्पल देखो आप कौन कौन से हो सकते हैं। हाई पोटेंसी वाले हैं फ्लूफिनाजिन, ठीक है भाई, हेलोपेरिडोल और पीमाजाइड, पीमाजाइड। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए, लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी पूछा जाएगा, ठीक है भाई। अब और क्या ड्रग्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखना, ड्रग्स अपने इसकी कई कैटेगरी बनाई हुई है, किसकी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की, जिसमें पहला है फिनाथायाजीन, फिनाथायाजीन, थायाजीन्स, थाया का मतलब सल्फर, एजा का मतलब नाइट्रोजन, ठीक है नहीं है। फीना का मतलब आपका समझ गए होगे कौन सी फिनाथायाजीन है, ये वाली, सल्फर और यहाँ पे नाइट्रोजन। नोमेनक्लेचर में देखा होगा ना, हेट्रोसाइक्लिक वाले में ये फिनाथायाजीन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो फिनाथायाजीन ड्रग्स जो होती हैं उनमें ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो टेक्निकल वाली एग्जाम लगी थी उसमें डायरेक्ट देखो आप नाम दिए हुए हैं, हद कर दी यार, स्ट्रक्चर नहीं दी हुई, केवल नाम दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनाथायाजीन ड्रग्स कौन कौन सी है, ठीक है नहीं है। अब इसमें भी फिनाथायाजीन में साइड चेन कौन कौन सी है, वो साइड चेन के हिसाब से आपके नाम अलग अलग है। जैसे साइड चेन अगर एलिफेटिक है, एलिफेटिक साइड चेन है, तो यहाँ पे दो आएगा, कौन कौन सा, एक तो क्लोर प्रोमाजीन, प्रोमाजीन, ठीक है, एक है ट्राई फ्लू प्रोमेजिन, प्रोमेजिन, यानी प्रोमेजिन आपको याद रखना है,
प्रोमेजिन वाले इसी में आएंगे, ठीक है कि नहीं है, प्रोमेजिन पूरा नाम याद होना चाहिए। दूसरा है अगर मान लो कि साइड चेन के रूप में पेप्रिडीन है, क्या है, पेप्रिडीन, तो इसको बोलेंगे थायारिडेजिन, ठीक है भाई। और साइड चेन के रूप में अगर पाइपरेजिन है, पाइपरेजिन, तो ये पूछ सकता है पाइपरेजिन कौन सी है, पेप्रिडीन कौन सी है, एलिफेटिक कौन सी है, इसलिए ध्यान रखना इसको बोलेंगे ट्राई, यही है आपका ट्राइफ्लूप्रोमेजिन, ठीक है भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत कोई समस्या। नेक्स्ट है सेकंड जो ड्रग है वो है ब्यूटायरोरेनोन, ठीक है। इसमें डोल आएंगे, जिनके नाम के आगे डोल आ गया वो ब्यूटायरोरेनोन कैटेगरी के आते हैं, जैसे हेलोपेरिडोन, पेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, ठीक है भाई, और ड्रोपेरिडोन डोल, ठीक है। फिर है पेनफ्लूरिडोन, ऐसे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, वो है जेंथिन, तो पता है जेंथिन कैसी स्ट्रक्चर होती है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो देख लेंगे अपन, थियोथीजिन, ठीक है, फ्लूफेंथियोजोल, नाम याद आ जाएंगे, नहीं रहे तो आपका नुकसान है, रहेंगे तो बढ़िया बात है। और नेक्स्ट है अदर हेट्रोसाइकल्स, ठीक है, नहीं है, पीमोजाइड, लो पोटेंसी हाई पोटेंसी ध्यान रखना, लॉक्सोपाइन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रेजरपाइन, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है वो है सेकंड टाइप आपका आ गया एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, चेक कर लेना, ठीक है कि नहीं है, इसके नाम याद ध्यान रखना। हाँ, इसका नाम है, पहला एग्जाम्पल क्लोजापाइन, दूसरा है रेस्पेरिडोन, डोन, फिर है ओलाजोन, ओला उबर से याद रखना, रेस्पिरेशन से याद रखना, है ना, क्लोजअप से याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना ये, ठीक है कि नहीं है। फिर है पेप्रेजोल, देखो आराम से, एरीपिप्रेजोल, ठीक है भाई। नेक्स्ट है पेलीपेरिडोन, ठीक है भाई। और एक और एग्जाम्पल है क्यूसिया पाइन, ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल है जिप्रासिडोन। तो ये है जो ड्रग हैं, ये पागलपंती को दूर करती हैं। अगर आपके अंदर किसी प्रकार की पागलपंती है तो इनमें से कोई सी भी दवाई ले लेना, कहीं ना कहीं तो असर करेगी। चले भाई, अब जो है अपना नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग। कौन सा भाई? कार्डियोवैस्कुलर ड्रग। ये बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, परेशान हो गया इसको मैं समराइज करते करते। और इसकी मैंने क्या है आपको एक पीडीएफ भेजी है, वो पीडीएफ आप जरूर देखना, बहुत काम की है, ठीक है। उसी पीडीएफ से मैं इसको पढ़ाऊंगा। चलो तो भैया, कार्डियोवैस्कुलर में आपको क्या पढ़ना है, ढंग से समझना है आपको। कार्डियोवैस्कुलर एक प्रकार का, ये मान लो कि कलेक्शन ऑफ डिजीज है ये, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं वो सब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जैसे एंजाइना, ठीक है। दूसरा है कार्डियक एरिथमिया, ठीक है नहीं। हाइपरटेंशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है।
हाइपर लिपिडीमिया, लिपिडीमिया। और लास्ट में जो आता है वो आता है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कोगुलेशन, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कोगुलेशन, कोगुलेशन। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मैंने इसकी पीडीएफ डाली है, ठीक है नहीं है। एंजाइना, एंजाइना का मतलब क्या होता है, अपने जो हार्ट होता है ना, हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती हैं, कोरोना आर्टरीज, उन आर्टरीज में एथ्रोमा जम जाता है, मतलब ऐसे येलो कलर का फैट्स वगैरह जम जाते हैं, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। जब ब्लड फ्लो जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती, तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको सप्लाई हार्ट ही करता है, और हार्ट अगर सप्लाई नहीं कर पाता है ऑक्सीजन डिमांड की तो एंजाइना होता है। क्या होता है? एंजाइना होता है। एंजाइना, एंजाइना में क्या होगा, लेफ्ट साइड में हार्ट के आसपास दर्द रहेगा आपके, और आगे जाके वो दर्द फैलता है, गर्दन में पहुंच सकता है, हाथों में पहुंच सकता है। जनरली जो लेफ्ट साइड का हैंड होता है, ठीक है कि नहीं है, उसकी तरफ ये पेन मूव करता है, दर्द नहीं लग जाता है हाथ में परमानेंट। क्लियर है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बाईपास सर्जरी है, या तो क्या है, बाईपास सर्जरी। अगर बाईपास सर्जरी नहीं करवाते हो तो बिल्कुल एक्सरसाइज और अपनी जो डाइट वगैरह है या जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करनी पड़ती है, या फिर आपको एंटी एंजाइनल ड्रग लेनी पड़ेगी, जिनमें मोस्ट कॉमन जो है नाइट्रेट वाले ड्रग्स आते हैं, ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ से पढ़ना है जो पीडीएफ दिए हैं मैंने, पीडीएफ से आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। बस आप ये ध्यान रखना जो ड्रग्स हैं उन ड्रग्स के नाम, कौन सा ड्रग्स क्या काम कर रही है, और उनकी स्ट्रक्चर्स, कोशिश करना कि स्ट्रक्चर्स आपको पता लग जाए, क्योंकि बहुत सारे के क्वेश्चन है जो आरपीसी डायरेक्ट पूछ सकती है। कार्डिक एरिथमिया का मतलब होता है कि आपका जो हार्ट है वो एक्चुअल में हार्ट बीट एबनॉर्मल होना, यानी कि रिदम, जो हार्ट बीट का रिदम है वो खराब होना। अब एरिथमिया तो नॉर्मली पाई जाती है, दौड़ोगे आप हार्ट बीट तेज हो जाती है, और कुछ काम करोगे तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, या सोते सोते भी तेज हो जाती है, कई बार ये धीरे धीरे चलती है, ठीक है कि नहीं है। हाइपरटेंशन का मतलब जानते हो आप, बीपी वगैरह बढ़ जाना, हाइपरटेंशन दिमाग में, ठीक है कि नहीं है। लिपिड प्रोफाइल का बढ़ जाना, ये कहता है लिपिडीमिया। और ब्लड कोगुलेशन में अगर दिक्कत आए तो वो कहलाता है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ठीक है कि नहीं है। ये भी इरेक्टाइल डिफंक्शन भी कुछ ऐसा ही है, ब्लड से रिलेवेंट जो फंक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो पीडीएफ में मैंने दी है उससे आप इसको कंसीडर करें। उस पूरी पीडीएफ में जो डार्क हैं उनका करें, केवल और केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं, कौन सा किस काम में आ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा। मुश्किल से आप उस ड्रग को कलेक्ट करोगे ना, जितने भी पॉइंट है, ठीक है कि नहीं है। हाँ, जितने भी वो ड्रग हैं उनको आप जब कलेक्ट करोगे तो मुश्किल से 50-60 ड्रग आएंगे। क्या आएंगे? 50 से 60 ड्रग आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे एंटी हाइपर टेंशन के लिए अपन क्या यूज़ में लेते हैं, बोसेंटेन यूज़ में लेते हैं, ठीक है नहीं है। सीटाक्सेक्टेन यूज, सोडियम यूज़ में लेते हैं, एब्रिसेंटेन यूज़ में लेते हैं। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि भाई कौन सी ड्रग किसके लिए अपने काम में आ रही है। एक छोटा सा और ध्यान रखना है आपको कि ये जो ड्रग हैं वो किसको इनिबिट कर रही हैं, किसको इनिबिट कर रही हैं, ये भी ध्यान रखना। इनिबिशन किसका हो रहा है, ज़्यादा नहीं, किसका इनिबिशन हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप एक चीज़ बताओ, अपने हार्ट में फैट कौन डालेगा भाई? कोई ना कोई ऐसा जीन होगा जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, या तो जीन के सिंथेसाइज को प्रोहिबिट बीट करेगा, ठीक है कि नहीं है, या फिर क्या करेगा, इसकी जो एंजाइम इसकी सिंथेसाइज को बढ़ा रहा है उसको कम करेगा, कुछ भी मान लो XYZ, या उस जीन को ख़त्म करेगा, कैसे भी करके ये आपके हार्ट के फंक्शन को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, ठीक है भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वो पीडीएफ भेज दी है। अगर पीडीएफ नहीं आई है किसी के पास तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8432170999। मेरे को व्हाट्सअप पे कार्डियोवैस्कुलर की पीडीएफ चाहिए के नाम से आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। पूरी 49 पेज की है, उसको पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा,
आपको ये फील होएगा कि आप डॉक्टर बन गए। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही है। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। मिलता हूँ जल्दी ही नए टॉपिक नए वीडियो के साथ।